हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप हैं मेरे साथ और मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज की तरफ से जो एग्जाम अमृत के नाम से सीरीज चलाए जा रहे हैं, उसमें आज एक नए सीरीज का एक नए सेशन का शुरुआत है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी सारे एग्जामों के लिए बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप शुरू से अंत तक चैनल पर बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रवीण स्टडी क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन उसमें करंट अफेयर्स का रिवीजन और स्टैटिक जीके के प्रश्न के क्यूज कराए जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास है। उसमें बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं जो काफ़ी आपको पसंद आएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं इसमें पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न में से कौन सी नदी गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा। कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा, साबरमती, कृष्णा या ताप्ती। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा, इससे पहले हमने ट्रिक बताया था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली, इन सारे की चर्चा हो चुका है। तो यदि आप उन वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जा करके देखिए। सबसे पहले इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का ट्रिक क्या है? तो हमने बताया था कि महागोदा। आप यदि नहीं देखें तो उसे जरूर जाकर देखिए। महागोदा, महागोदा कृष्ण पैना, कृष्ण पैना, पैना से पेनार, है ना। कृष्ण पैना का से कावेरी, का बैगा, बैगा से बैगाई, उत्तरेदा मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर ही बहने वाली सारी नदियां हैं अभी। और बंगाल की खाड़ी में भी गिरने वाली नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बैगाई। दो नदी और गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो वो कौन है? एक है नेक्स्ट गंगा और दूसरा है ब्रह्मपुत्र। इन सारे के सारे नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और साथ ही साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके मतलब ये सारे नदियां, महागोदा, कृष्ण पैना, का बैगा, उत्तरेदा, मतलब ये सारे नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो जरूर याद रखिए। यदि आप इन वीडियोज़ को नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिए। यहाँ ऑप्शन में और भी दिख रहे हैं, नर्मदा, साबरमती और ताप्ती। हमने आपको इसके लिए ट्रिक बताया था, समानता। क्या? समानता, समानता। समानता कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। किधर से? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और ये जो है अरब सागर कहें या कहें कि खंबात की खाड़ी, समानता, समानता मतलब ये अरब सागर में बोले या खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में मुख्य रूप से ये नदी गिरती है और खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है, अरब सागर में स्थित है ना। तो ये सारे नदियां जो है समानता, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चार नदियां जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है और पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये जरूर आप याद रखिए। मेरे प्यारे साथियों, दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानिए कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन है? बाईं ओर कहने का मतलब क्या है कि गंगा मान लेते हैं कि इधर से इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो बाएं इसका इधर होगा, दाएं इसका इधर होगा, मतलब राइट होगा या लेफ्ट होगा। तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन है? तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदी जो नेपाल से होकर के आएगी, जो नेपाल से नदियां निकलती है, जैसे रामगंगा, वारुणा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, गोमती और महानंदा। ये सारे के सारे नदियां जो है गंगा में बाईं ओर से मिलती है, मतलब लेफ्ट साइड से मिलती है और नेपाल से निकल करके आती है। यदि गंगा में दाहिनी ओर से की बात करें, मतलब ये गंगा और गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन है? तो गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली मात्र आप 3 नदी याद रखिए। इसके लिए ट्रिक हमने बनाया है कि यमुना को सोट दो। क्या करो?
यमुना को सोट दो गंगा। यमुना, यमुना में नदी मिलती है दाहिनी ओर से, और सो से सोन नदी, टो से टोंस नदी, मतलब यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी, ये सारे के सारे नदियाँ जो है 3 नदियाँ गंगा में दाहिनी ओर से मिलती है। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए, तो ये तो थे मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चाएं। आगे बात करते हैं। कहता है मगध पर निम्न में से किस वंश ने शासन किया। तो सबसे पहले जानिए कि मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो सबसे पहले एक पॉइंट आप जानिए कि मगध का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो मगध का उल्लेख मिलता है सबसे पहले अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्ववेद के रचयिता हैं कौन? अथर्वा ऋषि। कौन है? अथर्ववेद के रचयिता हैं अथर्वा ऋषि। इसे बाद का वेद भी कहा जाता है और इसे जादू तंत्र टोना मोना का वेद भी कहा जाता है। मतलब अथर्ववेद में सबसे पहले मगध के बारे में जानकारी मिलती है। महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। किसने? बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। और बृहद्रथ कौन थे? तो ये वसु का पुत्र थे। वसु का पुत्र और जरासंध के पिता थे। तो ये जो थे मगध के बारे में इतनी बातें। अब मगध पर शासन किया कौन कौन? तो मेरे प्यारे साथियों हर्यक वंश मगध पर शासन किए, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों के तीनों वंश जो है मगध पर शासन करने वाले वंश हैं। यदि बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। और बिंबिसार ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी था। क्या था? मित्र और संरक्षक भी इसे माना जाता है। बिंबिसार को सिरेनिक के नाम से जाना जाता है। सिरेनिक कहने का मतलब क्या हुआ? तो बिंबिसार को सिरेनिक कहने का मतलब हुआ कि सेना रखने वाला। बिंबिसार को सिरेनिक के नाम से मतलब सेना रखने वाले शासक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की थी और इन्होंने 3 पत्नी अपनाया था। कितने पत्नियां? तो ये तो बात की बात है, चर्चा करेंगे हम लोग आगे चल करके। चलिए, तो मगध पर किन किन वंशों ने शासन किया? हर्यक वंशों ने, शिशुनाग वंशों ने, नंद वंशों ने। इन 3 वंशों ने मगध पर शासन किया। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद को क्या कहते हैं? सबसे बाद का वेद। चलिए, कहता है जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन हैं? वन, समुद्री जलधाराएं, वर्षा या पहाड़ या पर्वत, कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों ये सारे के सारे जो हैं आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उपयुक्त में से सभी का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि वन भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है, समुद्री धाराएं भी जलवायु को प्रभावित करती है, वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करती है, और पहाड़ भी जो है हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला कारक है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि लैंड फॉर्म्स यदि आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो हमने बताया था लैंड फॉर्म्स, LANDFORMS। एल से हो गया लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब अक्षांश, और ए से हो गया अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई, और एन से हो गया नियरेस्ट फ्रॉम सी, डी से क्या हो गया? तो डी से हो गया डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से हो गया फॉरेस्ट, ओ से हो गया ओशन करेंट मतलब समुद्री धाराएं, और आर से रेनफॉल, रेनफॉल करने का मतलब वर्षा, एम से माउंटेन, लैंड फॉर्म्स IS लगा दीजिए तो सॉइल। ये सारे के सारे जो हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लैंड फॉर्म्स हमेशा याद रखिए, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड, नियरेस्ट फ्रॉम सी, और डी से क्या हो गया? डी से हो गया डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से हो गया फॉरेस्ट, ओ से हो गया ओशन करेंट मतलब समुद्री धाराएं, आर से रेनफॉल वर्षा, एम से हो गया क्या? एम से माउंटेन मतलब पर्वत या पहाड़, और एस से हो गया क्या? सॉइल मतलब मृदा। तो ये सारे के सारे जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कहता है बिंबिसार ने निम्न में से किसकी हत्या की थी? तो बिंबिसार ने निम्न में से किसकी हत्या की थी? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी थी। किसकी? ब्रह्मदत्त की। और बिंबिसार, अब ब्रह्मदत्त कौन था? तो बिंबिसार ने अंग के शासक था। ये ब्रह्मदत्त कौन था? तो अंग का शासक था।
अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने मगध की ब्रह्मदत्त की तो हत्या की ही थी, साथ ही साथ चंड प्रदोत से भी युद्ध किया था और अजात शत्रु तो खुद ही बिंबिसार को मार दिया था। तो केवल और केवल ब्रह्मदत्त की हत्या की थी और इसे मगध में मिला लिया था। किसको? अंगराज को। अंगराज कहने का मतलब ब्रह्मदत्त को। और अंग का राजधानी चंपा। मेरे प्यारे साथियों, चंड प्रदोत के बारे में यदि बात करें तो बिंबिसार ने अवंती, ये चंड प्रदोत जो था अवंती का शासक था, अवंती नरेश चंड प्रदोत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए, मतलब फ्रेंडशिप दोनों कर लिए, फ्रेंडशिप कर लिया। ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब चंड प्रदोत को जब पीलिया रोग हुआ था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। कहाँ? उज्जैन भेजा था। ये भी आप याद रखिए। अजात शत्रु आपको दिख रहे हैं। अजात शत्रु की हत्या किसने किया था? अजात शत्रु किसकी हत्या की थी? बिंबिसार की। और अजात शत्रु जो था ये कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था। और किसका बेटा था? तो ये अजात शत्रु जो था, बिंबिसार ने 3 शादी किए थे, 3 शादियां की थी और 3 शादी करने के बाद अपने विस्तार नीति को आगे बढ़ाया था। सबसे पहली पत्नी का नाम था महाकोसला, दूसरी पत्नी का नाम था चेलना और तीसरी पत्नी का नाम था क्षेमा। तो अजात शत्रु जो थे ये दूसरे पत्नी की पुत्र थे, मतलब दूसरी पत्नी का पुत्र चेलना की पुत्र कौन थे? अजात शत्रु। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों इतनी बात आप याद रखिए। तो चंड प्रदोत की जब पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था तो राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। चलिए आगे बात करते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप जरूर इसे अपने कॉपी में राइट डाउन जरूर करें। चलिए, निम्न में से कौन सा विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था 1873 से 76 में? तो ये हुआ था कौन? पावना विद्रोह कि भील विद्रोह कि पाइका विद्रोह या कोल विद्रोह? कौन हुए थे 1873 से 76 के बीच में? कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा पावना विद्रोह। और पावना विद्रोह के नेता कौन थे? तो ईश्वर चंद्र कौन? ईश्वर चंद्र राय और शंभुनाथ पाल, ये बंगाल के थे और 1873 से 76 के बीच पावना विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह के नेता सबसे पहले थे कौन? तो सेवाराम। और भील विद्रोह हुआ था 1825 से 31 में। पावना विद्रोह 1873 से 76 में, भील विद्रोह हुआ था 1825 से 1831 के बीच में। और इसके नेता कौन थे? तो सेवाराम। पश्चिमी घाट में ये हुआ था भील विद्रोह। चलिए आगे ऑप्शन दिख रहे हैं। पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह हुआ था 1817 से 1825 के बीच। कब से कब? 1817 से 1825 के बीच। और पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? बख्शी जगबंधु। और पाइका विद्रोह हुआ था कहाँ? उड़ीसा में। ये भी आप याद रखिए, उड़ीसा में। चलिए अब बात करते हैं कोल विद्रोह की। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के बीच। और कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धा भगत। छोटा नागपुर झारखंड में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आयुर्वेद क्या? आयुर्वेद, यूनानी, योग, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी। अब कहता है कि उपयुक्त में से किसको या किन को भारतीय चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित किया जाता है? तो किसको भारतीय चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों, उपयुक्त में से सभी को भारतीय चिकित्सा प्रणाली में शामिल किया जाता है। आप एक मंत्रालय का नाम सुने होंगे, आयुष मंत्रालय। आयुष, AYUSH, आयुष मंत्रालय। और आयुष में क्या था? आयुष का पूरा नाम तो ए से जान लीजिए आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी और सिद्ध, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथ और ए प्राकृतिक चिकित्सा। ये सारे के सारे जो हैं आयुष के आधार पर बनाए गए, मतलब इन रोगों के नाम पर इसका नाम आयुष रखा गया है ना। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएं हैं। आयुर्वेद, योग, आयुर्वेद कहें योग, यूनानी कौन? यूनानी, सिद्ध,
प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक, ये सारे के सारे जो हैं इनके अंग्रेजी नामों के अनुसार भारतीय प्रणाली में इसको आयुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुष, आयुष कहा जाता है। ये भी याद रखिए, या इंग्लिश में आयुष। आयुष एक विभाग बनाया गया है, आयुष मंत्रालय है। और आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो आयुष मंत्रालय का गठन हुआ था कब? 9 नवंबर 2014 को। ये भी याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। सोवा रिग्गा दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धतियों में से एक है, और ये जो है 2500 वर्ष, सोवा रिग्गा मतलब प्राकृतिक चिकित्सा, सोवा रिग्गा को कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, और 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह हिमालय क्षेत्रों में विशेषकर मानिए तो लेह, लद्दाख, दार्जिलिंग आदि में प्रचलित, जहाँ मतलब इन सारी जगह प्रचलित है। यहाँ पर यह जो है पद्धति दम्मा मतलब प्राकृतिक चिकित्सा जो है दम्मा, ब्रोंकाइटिस, गठिया जैसे गंभीर रोगों के इलाज में असरदार है। और भी जानिए आयुष के बारे में। तो भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। कौन? आयुष। भारत सरकार का एक सरकारी अंग है आयुष। और इसका आयुष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। किसका? शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। आयुर्वेद जो है विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद विश्व की, जब भी वीडियो शूट होने लगता है ट्रेन उसी टाइम में आ जाती है, क्योंकि ट्रेन के बगल से ही वीडियो शूट होता है, तो आपको ज़रूर ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ती होगी। चलिए जानते हैं हम लोग। तो भारत मतलब चिकित्सा की सबसे प्राचीन प्रणाली कौन है? तो चिकित्सा की सबसे प्राचीन प्रणाली है आयुर्वेद। इसी को प्राचीन चिकित्सीय प्रणाली माना जाता है। तो आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, ये भी याद रखिए। चलिए, तो इस प्रश्न से आप सारी बातें समझ गए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के अजैविक तत्वों या घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? अजैविक घटक मतलब पर्यावरण के जो होता है, पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के कितने घटक होते हैं? तो इन्वायरमेंट के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। 2 घटक होते हैं। इसमें से किसका बात कर रहा है? अजैविक घटक का। तो अजैविक घटक कौन है, जैविक घटक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, पर्यावरण के अंतर्गत जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य। क्या क्या? पक्षी, पशु, पौधे, वन एवं मत्स्य, ये सारे जो है जैविक घटक हैं। मतलब जो जीवों से बनने वाले घटक हैं उसको जैविक घटक कहते हैं। और अजैविक घटक में आ जाता है कौन कौन? तो हवा, पानी, भूमि, चट्टान और सूरज, ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं। तो हवा, पानी, सूरज, भूमि, चट्टान और कौन? तो ये जो है चट्टान, भूमि, सूरज, हवा और पानी, ये सारे के सारे क्या है? अजैविक घटक। अजैविक घटक मतलब इसमें कोई जीव नहीं होता है। पौधे तो जैविक घटक के उदाहरण है। पौधे हो गए, पक्षी हो गए, वन, मत्स्य हो गए, सारे जैविक घटक हैं। लेकिन जिसमें जान नहीं हो, जो जीवों के द्वारा निर्मित नहीं हो, सूरज जो है अजैविक घटक है, चट्टान अजैविक घटक है, भूमि अजैविक घटक है, ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। चलिए, तो ये तो थे मेरे प्यारे साथियों आज के मोस्ट 5-7 इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। यदि चैनल पसंद आया है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी वीडियोज बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।